साथियों, मैं अनुपमा साहा। आज का हमारा ये जो प्रेजेंटेशन है वो आपके फर्स्ट पेपर सामाजिक अनुसंधान पद्धति के 4th यूनिट से संबंधित है। आप सभी जानते हैं कि सामाजिक अनुसंधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है तथ्यों का संकलन, और सामाजिक अनुसंधान में तथ्यों के संकलन के लिए हमारे पास मुख्यतः 4 प्रविधियां होती हैं। उनमें से एक महत्वपूर्ण प्रविधि है प्रश्नावली, क्वेश्चनायर। आज हम प्रश्नावली के बारे में ही विस्तार से विवेचना प्रारंभ करेंगे। आज हम इस विवेचना का प्रथम भाग देखेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन्स पर, questionnaire is one of the most important and the most widely used technique of data collection in social research. सामाजिक अनुसंधान में तथ्य संकलन की प्रविधि के रूप में प्रश्नावली एक बहुत ही महत्वपूर्ण और चर्चित प्रविधि है। It consists of a set of questions related to the topic of study. प्रश्नावली वास्तव में हमारे अनुसंधान के विषय से संबंधित प्रश्नों की एक सूची होती है। These questions are both open as well as closed. प्रश्नावली में जो प्रश्न होते हैं वे खुले भी हो सकते हैं और बंद भी हो सकते हैं। बंद प्रश्नों से तात्पर्य ऐसे प्रश्नों से होता है जिनमें प्रश्न के साथ ही कुछ विकल्प उत्तर के रूप में दिए जाते हैं और अनुसंधानकर्ता को उन दिए गए विकल्पों में से ही सही विकल्प या विकल्पों का चुनाव करना होता है। इसके विपरीत जो खुले प्रश्न होते हैं उनमें हम प्रश्न के साथ कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं करते हैं और उत्तरदाता खुलकर कुछ वाक्यों में अपने विचारों को प्रकट करता है। तो इस प्रकार प्रश्नावली में हम दोनों ही प्रकार के प्रश्नों को सम्मिलित कर सकते हैं। हम केवल बंद प्रश्न भी रख सकते हैं, हम केवल खुले प्रश्न भी रख सकते हैं और हम दोनों प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग भी कर सकते हैं। The questionnaire is distributed, mailed or emailed to the respondents. तो जो प्रश्नावली है उसको हम पहले निर्मित करते हैं और उसके बाद प्रश्नावली भरने के निर्देश तैयार करते हैं और फिर उसे अपने उत्तरदाताओं को प्रेषित करते हैं। उत्तरदाताओं को प्रश्नावली प्रेषित करने के 3 तरीके होते हैं। हम व्यक्तिगत रूप से भी उन्हें वितरित कर सकते हैं या फिर हम उन्हें डाक के माध्यम से अपने उत्तरदाताओं तक पहुंचा सकते हैं या फिर आज इंटरनेट के समय में हम उन्हें ईमेल के ज़रिए भी ये प्रश्नावलियाँ भेज सकते हैं। The respondents fill their responses and return the filled questionnaires to the researcher. तो हम जब अपनी प्रश्नावली अपने उत्तरदाताओं के पास भेजते हैं तो उसके बाद वो कुछ निश्चित समयावधि में जो हम उन्हें देते हैं, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, जो भी समय हम उनको देते हैं उस समय के भीतर वो उस प्रश्नावली को पूरा भरकर और फिर हमें पुनः वापस लौटा देते हैं और वो भी हमें व्यक्तिशः भी लौटा सकते हैं या फिर वो डाक या ईमेल के माध्यम से हमें हमारी प्रश्नावली लौटा सकते हैं। अब हम प्रश्नावली की कुछ परिभाषाओं पर एक नज़र डाल लें। पहली परिभाषा गुडे और हैट की है। इस नाम से अब आप लोग अच्छी तरह से परिचित हो गए होंगे। गुडे एंड हैट बहुत ही प्रसिद्ध अनुसंधान पद्धति शास्त्री हैं। इनकी पुस्तक है मेथड्स इन सोशल रिसर्च। इसके बारे में भी मैंने आपको पहले बताया था कि ये बहुत ही अच्छी, बहुत ही उपयोगी पुस्तक है और सभी विद्यार्थियों को इस पुस्तक को ज़रूर पढ़ना चाहिए। ये पुस्तक हमारी लाइब्रेरी में भी उपलब्ध है। इस पुस्तक में उन्होंने एक बहुत ही सरल सी परिभाषा प्रश्नावली की दी है। वो ये कहते हैं, Broadly speaking, a questionnaire is a technique of securing answers to questions by using a proforma that is filled by the respondents. तो प्रश्नावली प्रपत्र के माध्यम से प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने की एक प्रविधि है जिसे उत्तरदाता स्वयं भरते हैं।
तो जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि प्रश्नकर्ता एक सूची बनाकर प्रश्नों की उत्तरदाताओं के पास भेज देता है और उन प्रश्नों को देखकर उत्तरदाता अपने उत्तर स्वयं भरकर उसे प्रश्नकर्ता को लौटा देते हैं। दूसरी परिभाषा ल्यूडबर्ग की है, जिनकी पुस्तक का नाम है सोशल रिसर्च, और इस पुस्तक में उन्होंने भी प्रश्नावली को परिभाषित किया है। थोड़ा अलग शब्दों का चयन किया है, लेकिन बात वही है। Fundamentally, a questionnaire is a set of motivations to which educated respondents are exposed in order to observe their verbal behavior in response to these motivations. तो वो ये कह रहे हैं कि प्रश्नावली जो है वो प्रेरणाओं का एक समूह है जिन्हें हम शिक्षित उत्तरदाताओं के समक्ष प्रस्तुत करते हैं ताकि हम उनके मौखिक व्यवहारों का अवलोकन अध्ययन कर सकें। तो वास्तव में जो बात प्रश्नावली के संदर्भ में महत्वपूर्ण है वो ये है कि ये एक तरह के प्रश्नों की, मुद्दों की, इश्यूज़ की एक सूची है जिस पर हमें हमारे उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया जाननी होती है। तो वो हम अपने उत्तरदाताओं के समक्ष रखते हैं और उत्तरदाता अपनी प्रतिक्रियाएं लिखकर हमें अपने विचारों से अवगत करवाते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द यूज़ ऑफ क्वेश्चनायर। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वो कौन से तत्व हैं, वो कौन से कारक हैं जो यह निश्चित करते हैं कि प्रश्नावली का उपयोग किया जाना चाहिए या नहीं, या दूसरे शब्दों में कहें तो वो कौन से कारक हैं जो ये तय करते हैं कि हमारे अध्ययन विशेष के लिए प्रश्नावली उपयोगी रहेगी या नहीं। तो 4 प्रमुख तत्व या कारक हैं जो ये तय करते हैं कि प्रश्नावली उपयोगी रहेगी अथवा नहीं। वो कौन से कारक हैं आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन्स पर। जो सबसे पहला कारक है वह है द नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, अर्थात इच्छित सूचनाओं की प्रकृति। दूसरा, द नेचर ऑफ रिस्पोंडेंट्स, यानी उत्तरदाताओं की प्रकृति। तीसरा, द फिजिकल एक्सपेंशन ऑफ द रिस्पोंडेंट्स, यानी हमारे उत्तरदाताओं का भौतिक विस्तार। और चौथा, द प्रेसिशन ऑफ द हाइपोथेसिस, यानी उपकल्पना की परिशुद्धता। तो इन 4 बातों पर निर्भर करेगा कि हमें जो प्रश्नावली है उसका उपयोग करना चाहिए या नहीं। अब हम इन्हीं 4 बिंदुओं को थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे कि इनका मतलब क्या है। सबसे पहला, द नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, यानी इच्छित सूचनाओं की प्रकृति। अनुसंधानों ने ही इस बात को सिद्ध किया है कि हमारी प्रश्नावली के अंदर प्रश्नों की संख्या जितनी सीमित होगी उतना ही इस बात की संभावना बढ़ जाएगी कि हमें भरी हुई प्रश्नावलियाँ उत्तरदाता लौटाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो प्रश्नावली हो उसके साइज़ ऐसा हो, उसमें प्रश्नों की संख्या इतनी हो कि लगभग 25-30 मिनट में उत्तरदाता उसे भर सके। अगर हमारी प्रश्नावली में प्रश्नों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है तो फिर उत्तरदाता की उत्तर देने में रुचि कम हो जाती है। तो इसलिए जब हमारे अध्ययन का विषय ऐसा हो जिसमें कि उत्तरदाता बहुत सरलता से, बहुत सहजता से, बहुत आसानी से प्रश्नों का उत्तर दे पाए और प्रश्नों का जो संख्या है वह भी बहुत अधिक ना हो, तो फिर प्रश्नावली के लौट के आने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए अगर विषय हमारा बहुत ही गहन, बहुत ही गंभीर विषय है जिस पर बहुत ज़्यादा सोचने विचारने की ज़रूरत पड़े उत्तरदाता को उत्तर देने में, और हमें भी पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए बहुत सारे पूरक प्रश्नों, बहुत सारे प्रति प्रश्नों की आवश्यकता हो, तो इस तरह के अगर हमारा अध्ययन विषय है तो प्रश्नावली बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं रहती है। तो 2 बातों का हमें ध्यान रखना है। एक तो ये कि विषय ऐसा नहीं हो कि हमें उत्तरदाता को उसको उत्तर देने में बहुत ज़्यादा गहन सोच विचार करना पड़े, बहुत ज़्यादा फिर से अध्ययन करना पड़े, बहुत इधर उधर रेफ़र करना पड़े। अगर इस तरह का अगर कोई विषय है तो फिर इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि हमें भरी हुई प्रश्नावलियाँ नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर सरल सहज विषय है जिसका उत्तर देने में उत्तरदाता को कोई विशेष कठिनाई नहीं हो रही है, बहुत सामान्य सा विषय है या बहुत लोकप्रिय सा विषय है,
या बहुत रुचिकर विषय है, तब उत्तरदाता के लिए सहजता से उत्तर देना संभव होता है और वो अधिक सहयोग करता है उत्तर देने में। तो जो सबसे पहली बात हमें ध्यान में रखनी है वह यह है कि हमारी प्रश्नावली की साइज़ बहुत ज़्यादा ना हो, उसका प्रश्नों की संख्या बहुत ज़्यादा ना हो, और प्रश्नों की संख्या इतनी ही हो कि उत्तरदाता करीब आधे घंटे के अंदर उसे भर सके। तब हमारे लिए इस तरह की स्थिति में प्रश्नावली हमारे लिए उपयोगी होती है। और अगर बहुत गंभीर गहन विषय हो तो प्रश्नावली बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं होती है। दूसरा, द नेचर ऑफ रिस्पोंडेंट्स, यानी उत्तरदाताओं की प्रकृति। जैसा कि मैंने आपको पहले ही भी बताया कि प्रश्नावली को उत्तरदाता स्वयं भरता है, तो इसलिए जो एक रिक्वायरमेंट जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो यह है कि हमारे उत्तरदाता को लिखना पढ़ना आना चाहिए। अगर हमारे उत्तरदाता निरक्षर हैं या बहुत कम पढ़े लिखे हैं तो फिर प्रश्नावली उपयोगी नहीं होती है। और कम पढ़े लिखे लोगों में भी ये उपयोगी इसलिए नहीं होती कि हमारे जो उत्तरदाता हैं अगर वो थोड़े कम शिक्षित हैं तो प्रायः वह अनुसंधान के महत्व को समझ नहीं पाते हैं और फिर गंभीरता से प्रश्नावली को नहीं भरते हैं। तो इसलिए हमारे उत्तरदाता अगर शिक्षित हैं, उच्च शिक्षित हैं विशेष रूप से, तो इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि भरी हुई प्रश्नावलियाँ हमें मिलेंगी। तो ख़ास तौर से अगर हम प्रोफेशनल्स का अध्ययन कर रहे हैं, ऐसे लोगों का अध्ययन कर रहे हैं जो काफ़ी ट्रेंड हैं, पढ़े लिखे हैं, तो फिर प्रश्नावली बहुत उपयोगी होती है। लेकिन अगर हमारे उत्तरदाता अनपढ़ हैं या कम पढ़े लिखे हैं तो ऐसी स्थिति में फिर प्रश्नावली उपयोगी नहीं होती है। तीसरी बात, द फिज़िकल एक्सपेंशन ऑफ द रिस्पोंडेंट्स। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अगर हमारे उत्तरदाता भौगोलिक रूप से बहुत ज़्यादा विस्तृत हैं, कई शहरों में फैले हुए हैं या कई राज्यों में फैले हुए हैं, तो प्रश्नावली उपयोगी रहती है क्योंकि हम बहुत कम समय में ज़्यादा उत्तरदाताओं से संपर्क कर सकते हैं। हालांकि उनका पढ़ा लिखा होना तो ज़रूरी है। हमारे अगर उत्तरदाता पढ़े लिखे हैं और उनका भौगोलिक विस्तार बहुत ज़्यादा है तो उस स्थिति में प्रश्नावली ही सबसे उपयोगी प्रविधि होती है, क्योंकि ये हमारे समय की बचत करती है। हम डाक के ज़रिए से या ईमेल से एक साथ बहुत सारे उत्तरदाताओं से संपर्क कर सकते हैं और उनसे सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। एंड लास्ट बट बाय नो मीन्स द लीस्ट, द प्रिसिशन ऑफ द हाइपोथेसिस, यानी हमारी उपकल्पना की परिशुद्धता। यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब क्या है कि हमारी उपकल्पना जितनी अधिक परिशुद्ध होगी उतनी ही हमारी प्रश्नावली की साइज़ कम होगी, हमारे प्रश्नों की संख्या कम होगी, और जैसे ही हमारे प्रश्नों की संख्या कम होगी हमारी जो रिस्पॉन्स रेट है वो बढ़ जाएगी। अब उपकल्पना की परिशुद्धता से मतलब क्या है? मतलब यह कि हमें बिल्कुल क्लियर हो कि हमें किस तरह की सूचनाएं चाहिए। हम अनावश्यक प्रश्न नहीं पूछेंगे, बल्कि जो विषय से संबंधित आवश्यक प्रश्न हैं केवल वे ही पूछेंगे। ये तब संभव होगा जब हमारी उपकल्पना स्पेसिफिक होगी, प्रिसाइज होगी। इस बात को मैं एक दूसरे एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। मान लीजिए कोई हमसे ये पूछे कि राजकीय महाविद्यालय सिरोही में कहाँ स्थित है, और हम उनको यह कह दें कि वह पैलेस रोड पर है। तो ये बहुत जनरल सा हमने एक आइडिया दिया। अब उसको पैलेस रोड अगर हम बता रहे हैं तो वो कई लोगों से पूछता पैलेस रोड पर से चलता हुआ कई लोगों से पूछेगा और फिर वहाँ पर पहुँचेगा, तो उसको समय ज़्यादा लगेगा महाविद्यालय पहुंचने में। लेकिन अगर हम उसको ये कह देते हैं कि अहिंसा सर्कल से सीधे जब हम जनरल हॉस्पिटल की तरफ चलें तो जनरल हॉस्पिटल से जस्ट पहले दाईं तरफ जो है वो राजकीय महाविद्यालय सिरोही। तो अब उसे ज़्यादा हमने बिल्कुल प्रिसाइज उसको लोकेशन बता दिया है। हमने कोई जनरल आइडिया नहीं दिया कि पैलेस रोड पर है, अब आप ढूंढते रहें कहाँ पर है पैलेस रोड पर, बल्कि पैलेस रोड पर बिल्कुल प्रिसाइज लोकेशन हमने उसे बता दी है, तो वह सीधा वहीं पहुँचेगा। तो उसी तरह से जब हमारी हाइपोथेसिस प्रिसाइज होती है तो हम सीधे उन्हीं प्रश्नों पर जाते हैं जो हमारे लिए उपयोगी होते हैं, और हम अनावश्यक प्रश्नों से बचते हैं। तो जैसे ही हम अनावश्यक प्रश्नों से बचते हैं हमारे जो क्वेश्चंस हैं उनका जो नंबर है, उनकी जो संख्या है वो कम हो जाती है और हमारी जो प्रश्नावली है वो सीमित हो जाती है। तो इसलिए
हाइपोथेसिस का प्रिसाइज होना बहुत ज़रूरी है। हाइपोथेसिस का परिशुद्ध होना, निश्चित होना, स्पष्ट होना बहुत ज़रूरी है हमारी उपकल्पना का, क्योंकि वो हमें फिर सही दिशा निर्देश देती है कि हमें कौन से प्रश्न पूछने चाहिए और कौन से प्रश्नों से बचना चाहिए। तो इस तरह से इन 4 बातों का ध्यान रख करके हम यह तय करते हैं कि हमारे लिए प्रश्नावली उपयोगी रहेगी अथवा नहीं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आज हमने ये जाना कि प्रश्नावली क्या है और प्रश्नावली का उपयोग किन बातों पर निर्भर करता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने जो आपको आज सामग्री प्रदान की वो आपको उपयोगी लगी होगी। हम प्रश्नावली के बारे में अपनी चर्चा आगे के वीडियोस में भी जारी रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।